इकोनॉमी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। 11th क्लास की बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कवर कर रहे हैं और हम उसके लास्ट चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। चैप्टर है डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर्स। देखिए, आज हम इंडिया के डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस पर बात करेंगे। किस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, ये तो हम पास्ट की इन 3 बुक्स 9th, 10th और 11th की बुक्स में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। इंडिया ने अपने इन डेवलपमेंट के लिए कौन सी डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ फॉलो की, कौन से पाथ फॉलो किए, वो भी हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम इंडिया के डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं, हम उसके नेबर्स के साथ एक कंपैरिजन करेंगे। उस कंपैरेटिव एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। देखिए, आज की डेट में कोई भी एक कंट्री या कोई भी एक इकॉनमी मैं कहूँ तो वो आइसोलेटेड नहीं है, वो इंडिविजुअल नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, बट अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंस फॉलो होता है, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन के दौर में भौगोलिक बाउंड्रीज जो थी, जोग्राफिकल बाउंड्रीज थी, वो काफ़ी हद तक मिटा दी गई हैं, ख़त्म हुई हैं। आज गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द ग्लोब एक्सचेंज होती हैं मेनली। हालांकि ग्लोबलाइजेशन का एक्सप्रेशन इससे काफ़ी बड़ा है, बट आज के चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में हम इन्हीं 2 बातों पर बात करने वाले हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन पर भी हम बहुत डिटेल में चैप्टर डिलीवर कर चुके हैं कि ग्लोबलाइजेशन असल में क्या कहता है। लेकिन जब हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि हमें कंपैरेटिव एनालिसिस क्यों करना पड़ रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि आपकी इकॉनमी अकेले आपकी इकॉनमी के तौर पर ग्रो नहीं कर रही है, वो अकेले आपकी इकॉनमी के तौर पर नहीं बढ़ भी सकती। उसको इस बात का ध्यान रखना है कि विश्व स्तर पर क्या नीतियां बन रही हैं, ट्रेड से जुड़ी, टैरिफ से जुड़ी, गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज से जुड़ी, क्योंकि इन चीज़ों का उस पर असर है। उसको इस बात का ख्याल रखना है कि वर्ल्ड लेवल पर दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स किस लेवल पर इंटरेस्ट रेट्स रख रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर का निवेश इस मुल्क के लिए ज़रूरी है अपने आर्थिक विकास के लिए। दुनिया भर से उसे इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है। उसे इस बात का ख्याल रखना है कि दुनिया भर में किस तरह की टसल्स, वॉर्स या जियोपॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, क्योंकि ये अपनी बहुत वाइड रेंज ऑफ आइटम्स को इंपोर्ट करते हैं और उनके बेसिस पर ही इनके एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर्स वर्क करते हैं। दुनिया भर के स्तर पर सरकारों के क्या कदम उठाए गए हैं इमिग्रेंट्स को लेकर के, कंपनीज़ के इस्टेब्लिशमेंट और उनकी वर्किंग को लेकर के, उनके प्रोडक्ट्स पर कैसे टैरिफ लगाए गए हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी रिजीम कैसा है, इसका ख्याल आपको रखना पड़ता है। तो ये सारी बातें, दुनिया भर में किस कंट्री के किन दूसरी कंट्रीज के साथ अलायंसेस हो रहे हैं, वो अलायंसेस किस नेचर के हैं, क्या वो अलायंस पॉलिटिकल सोशल नेचर के हैं, बट अल्टीमेटली उनका रिजल्ट इकोनॉमिक सेंस में आने वाला है, आपको इस बात का ख्याल रखना है। क्यों? क्योंकि आज आप एक ग्लोबलाइज्ड एरा में हैं। आप इस रियलिटी को डिफाई नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, और ऐसे में आपकी खुद की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ही आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं डिसाइड करती। आपके नेबर्स की और ग्लोबली क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉलो हो रही हैं, आपको इस पर बहुत बारीक नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन बातों पर भी निर्भर करती है। ऐसे में हम आज जिन 3 मुल्कों के कंपैरेटिव एनालिसिस की बात कर रहे हैं, वो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान है। और ये तीनों ही, हालांकि समय के साथ चाइना का स्टेटस बदला है, लेकिन फ़िलहाल हम चैप्टर की मर्यादा से चलेंगे। ये तीनों ही अपने लिए एक लार्ज इकोनॉमिक शेयर फाइंड आउट करते हैं डेवलपिंग वर्ल्ड में। अगर हम ग्लोबली देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के मुकाबले डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ग्लोबल मार्केट स्पेस पहले ही छोटा है, नैरो है, उतना बड़ा नहीं है। इतने छोटे मार्केट स्पेस में अगर आप सबको कॉम्पीट करना है, फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट, आप सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड नेशंस के साथ ही कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ आपस में भी कंपटीशन कर रही हैं। जब आप आपस में कंपटीशन कर रहे हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपका कॉम्पिटिटर, आपके साथ साथ आगे बढ़ने वाला मुल्क या व्यक्ति इस समय आप ही के रीजन के लोगों की ज़रूरतें किस तरह से पूरी कर रहा है, जो ज़रूरतें शायद आप पूरी कर सकते थे। और तीसरा, आपको इन बात का ख्याल रखना है कि हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर हम आइसोलेटेड लाइफ नहीं जी रहे हैं। हम जिन ग्लोबल वाटर्स को एंजॉय कर रहे हैं, हम जिन ग्लोबल रिवर्स को शेयर कर रहे हैं, हम जो ग्लोबल एनवायरनमेंट को शेयर कर रहे हैं, हम जो ग्लोबल ओशियन
रूल्स लॉज को शेयर कर रहे हैं, या फिर ट्रैफिक लॉज, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े, या नारकोटिक से जुड़े, वट एवर बी द थिंग्स, हम जब इन सारी चीज़ों को आपस में शेयर कर रहे हैं तो इन सब का हमारे लोगों के विकास पर क्या असर पड़ता है, ह्यूमन डेवलपमेंट पर इनका क्या इम्पैक्ट है, इसको अगर ध्यान में रखा जाए तो ये कॉमन आस्पेक्ट्स हैं कि हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में क्या हो रहा है, विकास के लिए कैसी नीतियाँ अपनाई जा रही हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर बड़े पैमाने पर म्यांमार में या बांग्लादेश में एक लंबे समय तक का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फेज़ रहेगा, टर्मोइल होगा, एक कैओस होगा, तो वहाँ से भारी तादाद में लोग माइग्रेट करके भारत के बॉर्डर एरिया से भारत में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में डेमोग्राफिक चेंजेस आ सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है कि कई तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ हों, कैओस हो जाए, जो बाहर से आए हैं उनके और जो लोकलाइट्स हैं उनके बीच में रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे, और रिसोर्स की फ़ाइट आने वाले समय में हो सकता है राजनीतिक लड़ाइयाँ बन जाएं, सिविल वॉर की सिचुएशन आ सकती है। ऐसे में हम अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स का ध्यान रखना चाहते हैं, अगर हम किसी तरह की वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं चाहते हैं, तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि पड़ोसी राज्यों में क्या चल रहा है, पड़ोसी मुल्कों में क्या चल रहा है, और वो पड़ोसी मुल्क स्थिर हों, स्टेबल हों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। किस तरह के रिजिम उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, कौन सी गवर्नमेंट्स उन्हें कंट्रोल कर रही हैं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। फिर हमारे खुद के इंटरेस्ट क्या हैं, उन इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई अलायंस तो नहीं जा रहा हमारे रीजन से, तो उसको काउंटर करने के लिए या उसको बैलेंस करने के लिए अलायंसेस फॉर्ज करना भी बहुत ज़रूरी है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर थाईलैंड, म्यांमार और वियतनाम जैसे इलाकों से जिन्हें हम वो इलाके मानते हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर अफ़ीम की खेती वगैरह होती है, ऐसे इलाके, या फिर अफ़गानिस्तान का वो क्षेत्र जहाँ पे अफ़ीम की खेतियाँ होती हैं, भारत दोनों तरफ से ऐसे इलाकों से घिरा हुआ है। ईस्ट में मैंने अभी आपको बताया, आप थाईलैंड, वियतनाम और म्यांमार या बर्मा, और वेस्ट में दैट अफ़गानिस्तान रीजन। यहाँ पर लॉस कैसे हैं, यहाँ की सिक्योरिटीज़ कैसे काम कर रही हैं, यहाँ पर लोगों के पास रोज़गार किस स्तर का है, अर्थव्यवस्था कैसे काम कर रही है, और फिर अल्टीमेटली इन लोगों के लिए इनकम का मेन साधन क्या है, आपके बॉर्डर एरियाज़ में लोग किस तरह का आर्थिक स्तर रख रहे हैं भारत के ही, और क्या वो वल्नरेबल हो सकते हैं इन लोगों के द्वारा दी गई शॉर्ट टर्म में हाई इनकम के सपनों का, क्या वो उसके शिकार बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जब आप एक रीजन में एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसमें आप अदर कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, वाटर बॉडीज़ शेयर कर रहे हैं, रिवर शेयर कर रहे हैं, लैंड शेयर कर रहे हैं, कंटिन्यूटी शेयर कर रहे हैं, जब आप एक कल्चरल ग्रुप शेयर कर रहे हैं, जब आप एक ओवरऑल रीजन हैं जिसकी एक कंडीशन ओवरऑल सिमिलर है, दैट इज़ द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। हम अक्सर ये कहते हैं अफ्रीकन पीपल, उनके डेमोग्राफिक्स ये हैं, हम अक्सर कहते हैं साउथ एशियंस या साउथ ईस्ट एशियंस के डेमोग्राफिक्स ये हैं। इसका मतलब एक रीजन में है आप, और उस रीजन में होने के नाते आप कुछ मेजर इंडिकेटर्स पर कॉमन स्टैंडिंग है आपकी, मतलब कुछ मेजर इंडिकेटर्स पर आपकी सिचुएशन कॉमन है। जब आपकी सिचुएशन कॉमन है तो इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आप स्वयं अपनी अर्थव्यवस्था पर तो बात देख रहे हैं, लेकिन बाकी मुल्कों की अर्थव्यवस्था किस तरह से काम कर रही है, जिसका असर ये पड़ेगा कि पानियों में कितनी कंटेमिनेशन होनी है या नहीं होनी है, समुद्र के नियमों को कितना माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, किस तरह के इंटॉक्सिकेंट्स में लोग वहाँ के डील कर रहे हैं या नहीं डील कर रहे हैं, कैसे हम हमारे बॉर्डर्स को सुरक्षित करें, किस तरह की माइग्रेशंस एग्जिस्टेंस में आ रही हैं वहाँ पर, गवर्नमेंट्स कितनी के स्टेबल हैं, कौन से सिस्टम्स अपनाए जा रहे हैं, क्या कोई ब्लॉक्स तो नहीं बन रहे हैं जैसा कोल्ड वॉर के दौरान बने थे। इन सारी बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए रीजनल कॉपरेशंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रीजनल कॉम्पिटिशन्स आर इम्पॉर्टेंट बट रीजनल कॉपरेशंस आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। आज आप ग्लोबलाइज्ड हैं, आज आप डेवलप वर्ल्ड के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, आगे तरक्की के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है। और एक ऐसे मार्केट स्पेस में जहाँ पर ओवरऑल बीइंग अ डेवलपिंग कंट्रीज़ आपके लिए मार्केट स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है, आप बतौर डेवलपिंग कंट्रीज़ आपस में कम्पीट कर रहे हैं अपने नेबर्स के साथ, क्योंकि हर कोई अपने मुल्क को बेहतर बनाना चाहता है और वो लार्ज ग्लोबल शेयर ऑक्यूपाई करना चाहता है। आप जिन जिन ब्लॉक्स में या जिन जिन रीजन्स में फॉल करते हैं वहाँ पर आप कुछ मेजर इंडिकेटर्स में कई कॉमन स्टैटिस्टिक्स से शेयर करते हैं। आपका ये बात पर ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपके सराउंडिंग रीजन्स में
क्या चल रहा है, अर्थव्यवस्था के तौर पर कैसा काम हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके कारण वैश्विक स्तर पर यह प्रोसेस इनिशिएट हुआ कि जहाँ ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को तेज़ी से एक दूसरे से जोड़ा, जहाँ गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन का स्केल ग्लोबलाइजेशन के कारण बहुत इन्हांस हुआ, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कंपनीज एग्जिस्टेंस में आई, जहाँ पर कंजम्पशन बहुत फास्ट पेस और बहुत बड़ी क्वांटिटी में करवाई गई, जहाँ पर मार्केट्स दुनिया भर की आपस में जोड़ दी गई, जहाँ पर प्रोडक्शंस को इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि वो बहुत ही क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव हों विद द कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो इस तरह से दुनिया भर की मार्केट्स को इंटीग्रेट करना, दुनिया भर के कंट्रीज़ को अपना प्रोडक्शन सेंटर के रूप में डेवलप करना, दुनिया भर की इकोनॉमी को इस तरह से यूटिलाइज करना और जोड़ना कि आपके मुल्क की अर्थव्यवस्था बेहतर परफॉर्म करे, ग्लोबलाइजेशन के तहत ये किया जाता है। आज दुनिया के तौर पर अगर हम इतने बेहतर तरीके से जुड़े हैं तो ऐसे में हर एक मुल्क की इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो अगर आप ग्लोबलाइजेशन का ये दौर देखें, और अगर मैं कहूँ कि ये लगभग पिछले 40 के साल का दौर है, फॉर लास्ट 40 ईयर्स, या सही मायने में डेवलपिंग कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में कहूँ तो 35 ईयर्स। 1978 में चाइना के रिफॉर्म्स शुरू हो गए थे लिबरलाइजेशन से एसोसिएटेड, जो फुल स्केल पर काम करेंगे 1988 ऑनवर्ड्स। ठीक 1990 के आसपास ही पाकिस्तान के भी रिफॉर्म शुरू हो चुके थे। ठीक 1991 में भारत के भी रिफॉर्म शुरू हो चुके थे, जिनकी शुरुआत 1980 से ही हो चुकी थी। तो कुल मिलाकर के अगर आप ये कहें कि दुनिया का एक बड़ा जनसंख्या का हिस्सा सही मायने में कब ग्लोबलाइज हो रहा है, कब वहाँ पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से जुड़े रिफॉर्म आ रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि लगभग कुछ 35 के साल पहले, लगभग 35 ईयर्स, 3.5 डेकेड पहले इन चीज़ों की शुरुआत हुई है। तो पिछले डेकेड्स को अगर देखा जाए, पिछले लास्ट 3 और 4 डेकेड्स के दौरान दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें बहुत से परिवर्तन आए हैं, या कहिए कि ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं। इन ट्रांसफॉर्मेशंस के तहत ओवरऑल ये हुआ है कि ग्लोबली गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ा, ग्लोबली पर कैपिटा इनकम्स और जीडीपीज बढ़ी, ग्लोबली मुल्कों के स्तर पर देखा जाए तो उनका नेशनल इनकम बेस बढ़ा, ब्रॉड हुआ, इनकम बढ़ी पहले के मुकाबले। लेकिन इसी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान हर मुल्क ने यह चाहा कि हम हमारी इकोनॉमी के लिए कैसे बेस्ट रीप करें, कैसे बेस्ट हासिल करें, जिसके लिए उन्होंने हर वो तरीका अपनाया जो अपनाना था। जब कोई ट्रांसफॉर्मेशंस एग्जिस्ट कर रही हों ग्लोबली, और यहाँ पर उस ट्रांसफॉर्मेशन का कारण ग्लोबलाइजेशन है, तो हर कोई उसके साथ अडॉप्ट होना चाहेगा और भारत अडेप्ट होना चाहेगा, और भारत ने, पाकिस्तान ने, चीन ने भी उसके साथ अडेप्ट होना चाहा। इसके उदाहरण हैं कि उस अडेप्टेशन के दौरान बहुत सारी ऐसी कॉपरेशंस क्रिएट की गई जिनके तहत जो पार्टनरशिप है बेहतर इस्टेब्लिश की जाए, या अगर अलायंस भी बनाने हैं तो बेहतर बनाए जाएं, जिससे मुल्क अपनी बेहतर तरक्की कर सके। और उसी के तहत आप यूरोपियन यूनियन को देखते हैं, G20 दिखता है, G7 भी दिखते हैं, G4 दिखा करता था, या फिर एशियान दिखता है, या फिर सार्क नेशंस दिखते हैं, या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन दिखती है, बिम्स्टैक दिखता है। ये तमाम कॉपरेशंस आपको इंटरनेशनल कैरेक्टर की या फिर रीजनल लेवल की नज़र आती हैं। उद्देश्य यही है, कहीं पर आपको इनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA दिखेगा, कहीं पर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA नज़र आएगा। आप ये सारी चीज़ें क्यों देखते हैं? आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन कॉन्सेप्ट नज़र आएगा WTO के तहत, कि WTO के सिग्नेटरी सभी मोस्ट फेवर्ड नेशंस के तौर पर ट्रीट किए जाएंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, स्टैंडर्ड टैरिफ सिस्टम फॉलो किया जाएगा। आपको WTO 1995 में जो WTO के रूप में अस्तित्व में आया, जो कि पहले GATT कहलाता था, उसके द्वारा उठाए गए कदम नज़र आएंगे, जिसके तहत वो लगातार इस बात को एम्फसाइज़ करता है कि किसी भी तरह के प्रोटेक्शनिस्ट स्टांस आपको नहीं अपनाने हैं। आपको गुड्स के आने और चले जाने पर, यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स पर इस तरह के टैरिफ्स इम्पोज नहीं करने हैं जो फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हिंडर करें या रिस्ट्रिक्ट करें। इसका मतलब वो ये चाहते हैं कि ग्लोबली कंट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीली एक दूसरे के साथ इकोनॉमी वाइज एटलीस्ट पार्टनर करें, एसोसिएट हों, जुड़ जाएं। क्यों? क्योंकि इससे उनका मानना है कि हम बहुत लार्ज स्केल पे इनकम प्रोड्यूस कर पाएंगे, और इससे उनका मानना है कि लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस हुई वो इनकम ही हमारे सारी समस्याओं को हल करेगी। अगर पर्यावरण की समस्याएं हैं तो उन इनकम से ही फंड उसके लिए आएगा, जिसके बाद हम पर्यावरण को से निपट पाएंगे। अगर दुनिया भर में पॉवर्टी है, माल न्यूट्रिशन है, बैकवर्डनेस है और एक जॉबलेसनेस है, हम इन चीज़ों को भी दूर कर पाएंगे।
उसी वेल्थ के दम पर। अगर दुनिया भर में इनइक्वालिटीज़ हैं, जैसे कि जेंडर के बेसिस पर महिलाओं की परिस्थिति कमज़ोर है, हम उनके साथ भी न्याय कर पाएंगे उन्हीं वेल्थ और उन वेल्थ के दम पर क्रिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ की मदद से। तो अगर दुनिया अपना बेस्ट पोटेंशियल रियलाइज़ करना चाहती है, अपने रिसोर्सेज की बेस्ट वैल्यू हासिल करना चाहती है, अगर वो ग्लोबल लेवल पर एग्जिस्ट कर रहे इनजस्टिसेस को ख़त्म करना चाहती है, इक्वालिटीज़ इस्टेब्लिश करना चाहती है, सभी को बेहतर जीवन देना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि कोई भुखमरी से ना मरे, कोई गरीबी से ना मरे, पिछड़ेपन से ना मरे, कुपोषण से ना मरे, अशिक्षा के कारण पिछड़ता ना रह जाए, दवाइयों की कमी से कोई ना ख़त्म हो जाए। अगर कंटेजियस डिसीज़ेस को हमें ख़त्म करना है, हमें कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस से लड़ना है, तो हमें एजुकेशन, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, फूड सप्लाई, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन क्षेत्रों में काम करना होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लिए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अगर हम इन्हें अचीव करना चाहते हैं तो हमें दुनिया को उस सिचुएशन में लाना होगा जिसके तहत वो अपने रिसोर्सेज को, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हैं चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज, वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में, जिसे हम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कहते हैं, कि वो उन्हें ऑप्टिमली यूटिलाइज करे। अगर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना है तो उसके रास्ते में जो भी चोकिंग पॉइंट्स हैं, जिन्हें हम बॉटलनेक्स कहते हैं, उन सारे बॉटलनेक्स को रिमूव करना होगा। और वो तब रिमूव होंगे जब आर्टिफिशियल बैरियर्स ख़त्म किए जाएंगे, चाहे वो टैरिफ बैरियर्स हैं, चाहे वो स्ट्रिक्ट बॉर्डर रिजिम्स हैं, बॉर्डर कंट्रोल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट्स की कोई भी बैकवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ हैं जो आगे नहीं देख रही हैं, आगे की ओर नहीं जा रही हैं। हमें इन चीज़ों को ख़त्म करना है। WTO का ये मानना है, इवन यूनाइटेड नेशंस भी इन चीज़ों पर काम करता है, और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाते हैं आप कॉपरेशन के लिए, वो भी इस दिशा में काम करती हैं। और इसी दिशा के तहत दुनिया भर के मुल्क आगे बढ़े हैं, जिसमें ये 3 मुल्क भी इसी परिपट्टी पर आगे बढ़े हैं। इन्होंने भी इसी रास्ते पर चल करके आगे बढ़ने का काम किया। लेकिन मैटर ऑफ इंटरेस्ट ये बनता है कि ये लोग इस ट्रांसफॉर्मेटिव वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म तो हुए, इन ट्रांसफॉर्मेशंस से इन्होंने बेहतर बेस्ट से बेस्ट हासिल भी करना चाहा, अपने लिए लाभ भी कमाना चाहा, और दुनिया के हर मुल्क में ये जिज्ञासा भी पनपी कि दूसरा मुल्क क्या कर रहा है। तो इस बात में उसकी जिज्ञासा बहुत पनपी कि वो क्या कर रहा है। थिंक टैंक खड़े हुए, पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस खड़े हुए, जिन्होंने डीप एनालिसिस किया और ये बताया कि कोई क्या कर रहा है। तो वहाँ पर हमारे अंदर भी ये विचार पनपता है कि दुनिया एक पॉइंट से चली और दूसरे पॉइंट तक पहुँची। ऐसे में एक समय पर लगभग एक साथ चले ये 3 मुल्क आज कहाँ खड़े हैं? और अगर ये कहीं आज वैसी पोजीशन पर खड़े हैं कि इनकी पर कैपिटा इनकम, इनकी GDP में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, इनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत बड़ा फ़र्क है, इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बहुत बड़ा फ़र्क है, एजुकेशन और हेल्थ पे किए जाने वाले एक्सपेंडिचर में एक काफ़ी बड़ा गैप है, एक काफ़ी बड़ा फ़र्क है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साइज़ को देखें तो बहुत फ़र्क है। तो सवाल ये पैदा होता है कि फ़र्क कब आया और कैसे आया, क्यों आया? कब आया, कैसे आया, क्यों आया? इनके उत्तर देने बनते हैं, जिससे आप इकोनॉमी के मॉडल्स को अच्छे से समझ पाते हैं, जिससे आप ये समझ पाते हैं कि नीतियाँ कैसे काम करती हैं अर्थव्यवस्था की। अब आपको ये भी समझ आएगा जब आप इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे कि अगर इकोनॉमी की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें जब एक लिमिट से अधिक राजनीति प्रवेश कर जाए, या एक लिमिट से आगे अनरीजनेबल, इलॉजिकल, इरेशनल आइडियोलॉजीज एंटर कर जाएं या प्रिंसिपल्स एंटर कर जाएं, तो कैसे इकोनॉमी को ध्वस्त करते हैं, जो कि एक ब्रांच ऑफ साइंस है। बतौर ह्यूमैनिटी ब्रांच, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस। अर्थव्यवस्था एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है जो ये बताता है कि अगर चीज़ें ऐसे हैं तो चीज़ें ये आएंगी, रिजल्ट्स इस मैनर में आएंगे। तो ऐसे में क्या आपकी विम्स एंड फैंसीज का कोई स्पेस होता है? इस पर हम वो भी बात करेंगे जब हम चाइना में आए 2 बड़े बदलाव जो कि माओ जेडंग के द्वारा लाए गए थे, उन पर विचार और चर्चा करेंगे, तो आप इन चीज़ों को भी समझेंगे। तो कुल मिलाकर के विश्व में अर्थव्यवस्था की नीतियों में राजनीति का दखल किस हद तक और कितना जायज़ है, कौन सा मुल्क कैसे आगे बढ़ा और उसने कौन सी नीतियाँ अपनाई, कैसा राइट बैलेंस हमें अचीव करना चाहिए हमारी पॉलिसीज़ के दौरान, और कोई अगर आज डेवलप्ड है, कोई उससे कम डेवलप्ड है, या कोई बहुत ही पिछड़ गया है, तो इसके एक मुख्य कारण क्या रहे, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी कैसे बिहेव करती है, रिस्पॉन्स कैसे करती है, इन चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी। तो वही आज का चैप्टर आपको बता रहा है कि हम डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस पर बात करेंगे इंडिया के, किसके साथ, उसके नेबर्स के साथ, अ कंपैरिजन विद नेबर्स। और वो हम किस इंट्रोडक्शन में किन पे करने जा रहे हैं, हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। हम देखेंगे कि इन्होंने डेवलपमेंट के लिए क्या स्ट्रेटजीज अपनाई
और हम कंपैरिजन करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स में ये मुल्क आज कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और हम उन्हें कंक्लूड करेंगे कि हमने क्या लेसन सीखे। ये चैप्टर पूरा इन हिस्सों में बटा हुआ है। इंट्रोडक्शन के बाद ये आपके सामने ये विचार रखता है कि कौन से पाथ अपनाए गए हैं, द डेवलपमेंटल पाथ ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। उसके बाद ये आपके सामने कंपैरेटिव इंडिकेटर्स रखता है, और उसके बाद कम्प्लीटली ये आपके सामने कंक्लूजन के रूप में आता है, जिसमें की टेक अवेज आपके सामने रखे जाएंगे कि आप ये देख पाएँ कि आप इनसे क्या हासिल करते हैं, क्या लेते हैं। तो शुरुआत यहीं से थी कि हम कंपैरेटिव एनालिसिस करने जा रहे हैं इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस का। अब जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है कि जब आप इन तीन मुल्कों की बात करते हैं तो इन तीन मुल्कों के पास, मुल्कों के साइज़ को अगर देखें तो उस हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज अच्छी अमाउंट में था। भारत, चीन, पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे अमाउंट में उनके पास था, चाहे वो पानी था, चाहे सॉइल थी, चाहे ह्यूमन रिसोर्स था, मतलब कि लोग थे, चाहे वो पेरिनियल रिवर्स थी, चाहे वो फॉरेस्ट थे, चाहे वो कोस्ट लाइन्स थी, मतलब चाहे वो कनेक्टिविटी विद अदर कंट्रीज थी। दे हैव इनफ रिसोर्सेज। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज किसके पास कितने अवेलेबल हैं, इसके बेसिस पर अगर हम कंपैरिजन करें और एक आउटकम पर पहुंचे जो कि प्लेन आउटकम होगा कि देखिए चीन पहले कहाँ था, आज कहाँ का कहाँ पहुंच गया, पाकिस्तान कहाँ था, आज कहाँ का कहाँ पहुंच गया, भारत कहाँ का कहाँ रह गया, तो ये जस्टिफाइड कंपैरिजन नहीं है। इसलिए ऑथर शुरुआत में ही कहता है कि नेचुरल रिसोर्सेज का स्टेटस चाहे ठीक रहा हो सभी मुल्कों में, कुछ और भी बातें हैं जो विचाराधीन होनी चाहिए जब आप अर्थव्यवस्था का कंपैरिजन करते हैं। और वो बातें क्या हैं, उनमें से मेन एस्पेक्ट है कि पॉलिटिकल पावर सेटअप्स कैसे हैं इन कंट्रीज़ में। तो पॉलिटिकल पावर सेटअप्स आर डिफरेंट इन ऑल दीज थ्री कंट्रीज, तो वो इन तीनों मुल्कों में अलग हैं। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत का पॉलिटिकल पावर सेटअप कुछ ऐसा है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड एंड हैविंग सेकुलर एंड डीपली लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन। भारत को इस विचार के साथ चलना है, जो कि उसे कभी नहीं भूलना है कि वो एक डेमोक्रेसी है, इट्स अ डेमोक्रेसी। और जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी तो बहुत बड़ा विचार है, ये इतना आसान भी नहीं है। और उसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये देख सकते हैं कि पिछले कई समय से पंजाब में एक ज़मीन को लेकर के किसानों के मोर्चे लग रहे हैं। उस ज़मीन को लेकर के जब किसानों के मोर्चे लग रहे हैं तो वो भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई ज़मीन है, वहाँ से भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़े हुए एक्सप्रेस वेज निकल रहे हैं। वो एक्सप्रेस वे पीछे बन करके तैयार है, उसका साइज़ भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक पैच ऑफ लैंड है जो किसानों को ऐसा लगता है कि हमसे जो वायदे किए गए थे वो वायदे सरकार पूरे नहीं कर रही, इसलिए हम यहाँ पर मोर्चा लगा रहे हैं कि अभी हम इस ज़मीन को एक्वायर आपको नहीं करने देंगे, हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं होने देंगे। सरकारें उनसे बातचीत कर रही हैं, समझाने बुझाने में लगी हुई हैं, कई बारी संघर्ष भी होता है, झड़पें भी होती हैं, लाठीचार्ज भी होता है, ये सारी चीज़ें। उनके पास आज भी एक एवेन्यू है कि वो अदालत में जा सकते हैं, अदालत में जीते तो सरकार को पीछे हटना होगा। सवाल ये है कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप लोगों को अपने मौलिक अधिकारों के साथ जीने की अनुमति देते हैं। फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सैक्रोसेंट भी हैं। सैक्रोसेंट हैं जिसका मतलब है कि उन्हें छुएगा नहीं कोई। जब उन्हें मैं नहीं छूने की बात करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि आप उन्हें अमेंड नहीं कर सकते, आप उन्हें अमेंड कर सकते हैं, उनकी प्रकृति को कोई छुएगा नहीं, उन्हें नेगेटिव नहीं बनाएगा, उन्हें कमज़ोर नहीं करेगा। नेगेटिव इन द सेंस कि जिस स्वरूप में वह हैं वह स्वरूप नहीं बदलना चाहिए, उसको उस स्वरूप से जुड़े हुए अंग और जोड़ सकते हैं आप उसमें, लेकिन आप उन्हें कमज़ोर नहीं कर सकते। तो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, ये तो एक बात है। यू हैव मैनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एज वेल, यू हैव अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एज वेल, you have many legal rights as well. So you have fundamental rights, you have constitutional rights, you have legal rights. There are different type of categories. You have many rights against the state, against the government. फिर इसके अलावा there is a strong media, ये भी fundamental right है। और you have a freedom of speech, आप protest कर सकते हैं peaceful, आप demonstrations कर सकते हैं, आप media institutions के बारे अपनी बात देश के सामने रख सकते हैं, आप सरकारों को एक criticism offer कर सकते हैं, आपको इस बात की अनुमति है। अनलेस अनटिल कि आप फॉर्ज ना करें कंटेंट, आप फ्रॉड ना करें, आप गलत दुष्प्रचार ना फैलाएं, गलत बातें ना फैलाएं जो कि जिनके कोई तथ्य ना हो, कोई प्रमाण ना हो। लेकिन अगर आप फैक्ट्स पर खड़े हैं, आप कॉन्सेप्ट से बात कर रहे हैं और ऐसे में आपकी मंशा स्पष्ट है कि आप देश का भला चाहते हैं, तो आप अपना क्रिटिसिज्म ऑफर करिए, उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के हम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ हैं। एक मुल्क एक जिम्मेदारियों के साथ खड़ा मुल्क है, जिन जिम्मेदारियों के तहत उसे विकास करना है। आप इस बात को हल्के में नहीं ले सकते
कि इंडिया एक विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। सो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, दिस इज़ वेरी बिग पॉइंट जब आप इकोनॉमी पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें बातों को मनाने में, समझाने में, कानून पास करने में, उसको लागू कराने में बहुत समय लगता है, वक्त लगता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। सो इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड एंड हैविंग आइडियाज़ क्या हैं? सेकुलर हैं, सेकुलर आइडियाज़ हैं एंड लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ही लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है। लिबरल इन द सेंस कि स्टेट बहुत ही डॉन्टिंग पोजीशन में नहीं रहता, स्टेट आपके अधिकारों को ओवर पावर नहीं करता, स्टेट मशीनरीज आपको अपनी बात रखने का मौका देते हैं। जैसे कि आपको कोई समस्या है तो आप स्टेट मशीनरी है जुडिशरी, आप वहाँ जाइए, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। पार्लियामेंट में ये माना गया है, अब वो कर रहे हैं कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव डेलिब्रेशन प्रोसीजर है जिसके वाया कोई भी बात, कोई भी कानून बनता है। आपको शायद ना पता हो लेकिन पब्लिक डोमेन में वो कानून आता है। आप उन वेबसाइट्स को खोलिए, उन न्यूज़ चैनल्स को खोलिए, आपको दिखेगा वो कानून जिसमें आपकी राय मांगी जाती है। आप लोगों ने लाइफ टाइम कभी राय ना दी हो वो एक अलग बात है, लेकिन आम जनता की राय के लिए वो कानून जनता के डोमेन में आता है और आपको टाइम दिया जाता है कि इतने डेज़ के अंदर आप अपना ओपिनियन दीजिए। और आप वो ओपिनियन उन मेल्स पे, पहले चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, वो पोस्ट लेटर्स लिखे जाते थे, उनमें अपने ओपिनियंस दे सकते हैं और आज भी वही प्रक्रिया एग्जिस्ट कर रही है। तो जनता से ओपिनियन लेना, जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स को जनता का ओपिनियन वहाँ पर रिप्रेजेंट करना, ये मानना, वहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट डिस्कशन करना, अलग अलग तरह की मेजॉरिटीज़ के सिस्टम रखना, जैसे सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी के प्रोसीजर जिनके वाया वो कानून पास होंगे, राष्ट्रपति को कई तरह की शक्तियाँ दे देना, वो बिल अगर उनके पास पहुँचा है तो वो उस बिल को वापस भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए। उसके बाद अगर संसद ने फिर उस बिल को एज इट इज़ ही वापस भेज दिया है तो फिर राष्ट्रपति को उसे पास करना होगा, ये सस्पेंसिव वीटो होती है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वीटोज विद द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कैन विद होल्ड द बिल एज वेल, प्रेसिडेंट कैन यूज़ द पॉकेट वीटो, वो बिल पर कोई भी कॉल ना ले, ना उन्होंने हाँ किया ना किया, बिल पड़ा हुआ है, दैट्स ऑल। सो प्रेसिडेंट हैव डाइवर्स रेंज ऑफ पावर। इसके अलावा प्रेसिडेंट इज़ अटैच्ड विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से ही काम करते हैं, लेकिन इसमें भी एक बिंदु जोड़ा गया है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस को एक बार रिकन्सिडरेशन के लिए भी भेज सकते हैं। अगर उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अपनी एडवाइस रीटेंडर कर दी है, एज इट इज़ ही दे दी है, तो फिर प्रेसिडेंट को उस पर चलना होगा। इस तरह के सारे बिंदु हमने किस लिए रखे हैं? आप लोगों की सुरक्षा के लिए, ताकि संविधान में दिए हुए वो प्रावधान जो आपकी सुरक्षा, आपकी जानकारियों के लिए हैं, उनका कोई हनन ना कर दे, ताकि आपको अंधेरे में रख करके स्टेट ना वर्क करे। स्टेट की इंस्टीट्यूशंस जैसे कि पार्लियामेंट, जैसे कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये आपको अंधेरे में रख के काम ना करें। आपके मौलिक अधिकार, आपके नागरिक अधिकारों का कोई हनन ना हो। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, समय बहुत लग जाता है किसी भी चीज़ में। विकास से जुड़े प्रोग्राम हो, चाहे मान लीजिए आपको न्यूक्लियर डील ही करना था अमेरिका के साथ, तो 2008 की बात है। उस समय में हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि अब नहीं रहे हमारे बीच, तो उनकी सरकार हुआ करती थी, प्रधानमंत्री थे वो, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए की सरकार थी वो, जिसमें कांग्रेस एक बड़ा दल था। उस समय में जब सिविल न्यूक्लियर डील की गई थी अमेरिका के साथ, तो उनके ही समर्थक लेफ्ट पार्टीज़ ने अपना समर्थन छीन लिया था इस बात पर कि हम इसको ये मानते हैं कि इंडियन सॉवरेनिटी एनक्रोच हुई है। आपने सिविल न्यूक्लियर डील अमेरिका से की है, अमेरिका की शर्तों को स्वीकार करते हुए, जो कि ठीक नहीं है। आप अमेरिका की उन शर्तों को कैसे मान सकते हैं न्यूक्लियर फील्ड से जुड़ी हुई, जिस मामले में भारत स्वतंत्र निर्णय लेना चाहिए था। मनमोहन सिंह ने उस समय बहुत समझाने का प्रयास किया था इस चीज़ को, लेकिन लेफ्ट पार्टियों के समर्थन ले लेने के कारण ऐसा लगा कि अब यहाँ पर पार्टी जो है वो अल्पमत में आ चुकी है, वो माइनॉरिटी वोट्स सीट्स में जा चुकी है, और इसी के लिए फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था और ये कहा गया था कि आप दोबारा रिपोज करिए कि आप सरकार में रहने लायक हैं, आप हाउस में, लोकसभा में कॉन्फिडेंस गेन करके बताइए। और फिर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हुई थी, एक एक एमपी खरीदने के बदले में वो पैसे दिए गए, कैश फॉर वोट कांड इसे कहते हैं, कैश फॉर वोट कॉन्स्पिरेसी, वो हुई थी। कई सांसदों ने संसद भवन में आके नोट लहराए थे कि हमें कल ये नोटों का बोरा दिया गया था कि आज हम हाउस के फ्लोर पर इस फेवर में वोट कर दें। तो क्योंकि जो आपकी सरकार है या नहीं है उसका टेस्ट जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे होता है, और उस टेस्ट के लिए जो संख्या बल देखा जाता है वो हाउस की टोटल स्ट्रेंथ नहीं देखी जाती है, वो देखा जाता है कि जो मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस हैं। तो ऐसे में
आप पैसा खिला दें और कुछ मेंबर्स आए ना घर से तो नंबर कट जाएगा, और दूसरा वो मेंबर प्रेजेंट हैं पर वोट ना करें उस मैनर में, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इस तरह से ये बहुत कुछ हुआ। पर आप एक बात देखिए, एक लंबा समय बीता, कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट डिस्कशंस हुई, सरकारें गिरने तक आ गईं क्योंकि एक न्यूक्लियर डील होना था। क्या कहा गया, इस सिविल न्यूक्लियर डील के बाद बहुत ज़बरदस्त अंतर आ जाएगा भारत में एनर्जी सेक्टर के अंदर, न्यूक्लियर प्लांट्स को लेकर के, उसके बाद फार्मास्यूटिकल सेक्टर, उसके बाद डायग्नोस्टिक्स एंड मेडिकल ट्रीटमेंट्स, तमाम क्षेत्रों में, हमारे रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर में बहुत से बदलाव आएंगे। न्यूक्लियर ऑपरेटेड पनडुब्बियाँ, न्यूक्लियर ऑपरेटेड मशीनरीज, हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन कितना कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसीजर से गुजरना पड़ा, क्योंकि भारत बतौर लोकतंत्र काम कर रहा है। तो कई बारी हम प्लेन कंपैरिजंस जब मुल्कों का करते हैं, हम इस बात को समझते हैं कि जैसे अर्थव्यवस्था राजनीति से बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं होता है। एक मुल्क किस तरह की राजनीति अपनाता है, वो उस रूप में ही अर्थव्यवस्था को जन्म देगा। जैसे उदाहरण के बाद, आज़ादी के बाद भारत ने एक राजनीति अपनाई जिस राजनीति का एक बड़ा उद्देश्य था सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया का ये आइडिया था, और इसी के लिए इंडिया ने 5 ईयर प्लानिंग कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, इसी के लिए प्लानिंग कमीशन बनाया, और सोशल जस्टिस के इसी सिद्धांत को मानते हुए पब्लिक सेक्टर को कमांडिंग हाइट दी गई कि पब्लिक सेक्टर ही लीड करेगा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। सरकारी कंपनियां ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगी, क्योंकि फिर सरकारी नौकरी में लोग आएंगे तो उनको सैलरी, जॉब, रिटायरमेंट, इन सब का बेनिफिट मिलेगा। फिर सरकार जो प्रोड्यूस कर रही है, सरकार उनकी कीमतें निर्धारित कर सकेगी, क्वालिटी निर्धारित कर सकेगी, और उन्हीं कम कीमतों पर चीज़ें लोगों को मिलेंगी। सरकार अगर प्रोड्यूस करेगी तो सरकार तय कर सकेगी कि फैक्ट्री हमें कहाँ लगानी है, वहाँ पिछड़े इलाकों में रोज़गार होगा। ये तमाम एजेंडे सरकार के थे, और सरकार ही प्रोड्यूस करेगी तो मुनाफा सरकारों के पास आएगा, और उसी मुनाफे को सरकार सड़कें, बिजली के खंभे लगाना, पावर हाउस बनाना, नए स्कूल्स और हॉस्पिटल्स खोलना, जिससे लोगों को निःशुल्क इलाज मिल सके, शिक्षा मिल सके, सरकार ये कर पाएगी। क्योंकि सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस वाज द एजेंडा, और ये इसलिए था क्योंकि भारत में इनइक्वालिटीज़ बहुत थी। तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को ख़त्म करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करना, इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना, जिसके तहत सामाजिक न्याय स्थापित हो सके, इन सब के लिए, इन विचारों के साथ आप चल रहे हैं, तो ये आपकी राजनीति है। और ये राजनीति है तो फिर अर्थव्यवस्था उसी राजनीति के अनुरूप होगी, इससे अलग नहीं होगी। इसी तरह से आज लोगों का ये अगर मानना है कि भाई अर्थव्यवस्था राजनीति से अलग है, और प्लेन कंपैरिजन ऑफ अर्थव्यवस्था कर दो कि देखो उनकी जीडीपी, देखो हमारी जीडीपी, देखो उनका पर कैपिटा इनकम, देखो आपका पर कैपिटा इनकम। ये मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा राष्ट्रभक्तियाँ जगा जगा करके ये कंपैरिजन करो, वो भी गलत है। आप उनकी हर तरक्की, हर कीर्तिमान को, हर मेहनत को ये कह दे अरे चाइना वाले, ऐसा नहीं होता है। क्या चाइना वाले? 80% चीज़ें तो जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत फेवरेट है तुम्हारी, बेटा सब चाइना ही वाले हैं, पता करो जाके। तो ये कहानी है। सिर्फ चाइना वाले कह के नहीं सब चीज़ों को नकार देना, है ना, कि खुद झोपड़ी में घुसे हुए हैं और उन्होंने बेहतरीन बिल्डिंग बना ली और कह रहे अरे ये तो चाइना वाले हैं। ये तो कुछ लोगों को मार देते हैं यार, बोलने भी नहीं देते। हम तो झोपड़ी में सो तो रहे हैं ना शांति से भाई। अशिक्षित, भूखे पेट, शोषण करा करके, जाति प्रथा से दंशित हो करके सो भी रहे हो तो फिर मर ही रहे हो, सो तो नहीं रहे हो। और तुमने एक मुगली घुट्टी पी रखी है इस बात की कि चाइना से तो अच्छे ही हैं, साला पाकिस्तान से तो अच्छे ही। तो ये भी बातें अच्छी नहीं है। मैं इनका भी विरोध करता हूँ, पर मैं उनका भी विरोध करता हूँ जो इधर उधर से 2 लाइनें सुन के आया था, अरे देखो चाइना कितने पहुँच गया, इंडिया कितने रह गया। ऐसा भी नहीं है ना। मुँह माँ धो के आओ तो तुमको थोड़ा बताएं कि चाइना कहाँ पहुँच गया, इंडिया कहाँ रह गया। इंडिया चाइना में कंपैरिजन अगर करना है तो टेक्निकली होना चाहिए, बहुत तरीके से होना चाहिए। दोनों मुल्कों की क्या तवज्जो रही है। जैसे 2 दोस्त हैं, धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। एक दोस्त ने फैमिली लाइफ को इम्पोर्टेंस दिया, अपने सीनियर्स को इम्पोर्टेंस दिया, अपने इंटरेस्ट मैटर्स को, अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को भी इम्पोर्टेंस दिया, और कमाई को भी साथ में बराबर रखा। लेकिन एक दोस्त काफ़ी विगरसली कमाई की तरफ फोकस करता रहा। और तो ये बात सही है, काफ़ी कमाई भी कर जाएगा, काफ़ी पैसा कौड़ी भी सब कमा जाएगा, सब कुछ बढ़िया। दोनों में बदलाव आ गया एक समय में। पर जो दोस्त के पास पैसा कम है उससे पूछो तो कहो कि भाई देख तू आज कहाँ रह गया, वो कहाँ, तो वो कहेगा नहीं ये कंपैरिजन गलत है, आप सिर्फ वेल्थ के हिसाब से कंपैरिजन कर रहे हो। मेरी प्रायोरिटीज़ को देखो अगर जा करके, तो तुमको ये लगेगा कि मैं बड़ा संतुष्ट खड़ा हूँ।
कि मैंने मेरे लिए जैसे मार्ग का चयन किया तो मैं तो उस हिसाब से सही खड़ा हूँ, इसमें तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैंने चयन किया ही नहीं था कि मेरे पास अब BMW X5 X7 होगा और 4 साल बाद 6 बार, मेरे पास ये नहीं होगा, मुझे पता है। हम मैंने जिन चीज़ों का चयन किया था कि मेरी एक आत्मिक शांति है, मेरा दिमागी शांति है, मेरा वो सब है भाई, आई एम हैप्पी विद दैट। तो इस तरह से जब हम दो चीज़ों को कंपैरिजन कर रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो कंपैरिजन में ये जरूर कंपैरिजन बनता है जब मुल्कों का कंपैरिजन हम करते हैं कि इंडिया में एजुकेशन लेवल क्या है और चीन में क्या है, ये तो करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि लोगों ने चुनाव इंडिया में कि हम तो पढ़ना नहीं चाहते, मतलब आप किसी को ये पट्टी पढ़ा दें कि मीडिया में लोग कम पढ़े लिखे हैं इसलिए क्योंकि उनका खुद का चुनाव है भाई। ऐसे तुम इसमें तुम कैसे कैसे कह सकते हो कि चीन बड़ा अच्छा है ना, उनका लोगों का अपना चुनाव है, वो नहीं पढ़ना चाहते तो ऐसे कैसे पढ़ा दें। ऐसा नहीं है। जब हम लिटरेसी रेट देखते हैं वो भी बहुत लंबी चौड़ी पढ़ाई नहीं है। 7 बरस या उससे अधिक के व्यक्ति को आप पकड़ते हो और ये चेक करते हो कि किसी भी एक भाषा में मतलब लिटरली है ना अपना नाम लिखना पढ़ना जानता है कि नहीं। ये कोई बहुत बड़ी तीर इतना चाहता है हर कोई, इतना हर कोई चाहता है। तो आप लिटरेसी रेट पे कंपेयर करें, आप चाइल्ड सेक्स रेशियो पे कंपेयर करें, आप ओवरऑल सेक्स रेशियो पे कंपेयर करें, आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर कंपेयर करें, आप आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स ऑन द मेडिकल एक्सपेंडिचर्स, आप इस बात पर कंपेयर करें इन लोगों को, आप रोड लेंथ, रेलवे लेंथ, टाइम ऑफ द ट्रैवल के कॉन्टेक्स्ट में कंपैरिजन करें लोगों का, यील्ड का प्रोडक्शन, लोगों की फूड सिक्योरिटी, पर कैपिटा इनकम, मतलब इन चीज़ों पर आप देखें और फिर उस हिसाब से आप एक कंक्लूजन तक पहुंचे कि कहाँ आप खड़े हैं, कितना कार्य करना बाकी है, कितना कर चुके हैं। चैप्टर का उद्देश्य यही है कि हम इन्हीं दिशाओं में आपको ले जाएंगे, थोड़ा सार्थक बनाएंगे, रटने वाला या घोट के पी जाने वाला चैप्टर नहीं बना देंगे कि चलिए एक एनसीईआरटी चैप्टर और हुआ, चलो बढ़िया होते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, एक और नए आयाम को समझेंगे, एक कद और बढ़ेगा, एक विचार और सिरजेंगे, उस हिसाब से हम इसको कर रहे हैं। तो वहीं पर ये इंडिया कॉन्टेक्स्ट में था कि वो एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, वो सेकुलर है और लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करती है, आप पर दबाव नहीं बनाती, डॉन्टिंग नहीं है, स्टूडेंट यूनियन, ट्रेड यूनियंस बनाने की आज़ादियाँ देती हैं, आप अपने विचार रखिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वहाँ मिलिटरिस्ट पावर स्ट्रक्चर डोमिनेटिंग है, दैट द पावर स्ट्रक्चर ओवर देयर इट इज़ हैविली मिलिटरिस्ट इन कैरेक्टर, इन नेचर। बड़े बड़े उद्योग घराने, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था से जुड़ी प्रोडक्शन सप्लाई, एवरीथिंग मिलिट्री कंट्रोल करती है, तमाम चीज़ें प्रोड्यूस करती है, मिलिट्री के ही बैनर के अधीन, मिलिट्री के ही यूनिट्स के अधीन वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं। तो मिलिट्री इज़ कंट्रोलिंग एवरी स्फेयर ऑफ पाकिस्तान एंड वेरी डोमिनेटिंगली, इट इज़ नॉट दैट सिंपल। चाहे वो सिविलियन पावर कॉरिडोर्स हों, कंट्रोल होते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने आर्मी जनरल्स हैं वहाँ पर जो बाद में राष्ट्रपति हुए हैं। पहले आर्मी जनरल के नाते उन्होंने कू किया, कू करके सत्ता अपने हाथ में ली और फिर खुद को एक लेजिटिमेट पर्सन डिक्लेयर करते हुए अपने ही शासनकाल में बतौर आर्मी जनरल रहते हुए चुनाव करा लिए और खुद बतौर राष्ट्रपति चुने गए। तो आप कई बार ये पढ़ते भी तो कई बच्चे नर्वस रहते हैं कि बतौर आर्मी जनरल भी देश के यही थे मेन, और अब ये बतौर राष्ट्रपति भी यही, वो यही हैं कि देश तो चलेगा संविधान के मुताबिक, ऐसा कहने की बात है, और संविधान कहता है कि राष्ट्रपति ही चलाएगा भाई। तो ये कौन चला रहा है, इसका मतलब संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा है, कोई मिलिट्री लॉ लगे हुए हैं, तो ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को मदद करनी, क्योंकि मान लो ऐसा ही माहौल है, मान लीजिए कि प्रेसिडेंट नहीं आर्मी जनरल ही चला रहा है, मिलिट्री शासन लगा हुआ है, और दुनिया भर में सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी होने का झंडा उठा के घूम रहा है अमेरिका, और अमेरिका से फाइनेंशियल, टेक्निकल, हर महीने में मदद तो पाकिस्तान को चाहिए ही, तो पाकिस्तान को वो मदद भी चाहिए और अमेरिका कर भी रहा है। तो अमेरिका को जा करके लोग झकझोरते नहीं होंगे कि तो लोकतंत्र का डंका बजाता फिरता है, और जिस मुल्क को तू भर भर करके हर साल पैसे दे रहा है, तेरी संसद में तू मान रहा है, कांग्रेस उनकी संसद का नाम है, वहां पे तूने जाके माना कि इतने बिलियन डॉलर तूने इस साल भी उनको दिए, मतलब मिलिट्री रिजिम को पोषित कर रहा है, मतलब उन लोगों का अधिकार नहीं है कि उनको भी लोकतंत्र एंजॉय करने दिए। तो फिर पाकिस्तान, फिर अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, WTO, दुनिया के बड़ी बड़ी संस्थाएं फिर ऐसे ऐसे हिलाती हैं पाकिस्तान को कि जल्दी करो, ये मिलिट्री रिजिम हटाओ। फिर वो कहते हैं चलो चुनाव करा लेते हैं, फिर चुनाव करा लिए जाते हैं और फिर उसके बाद वही फिर प्रेसिडेंट हो जाते हैं। फिर अमेरिका कहता है नो दैट्स लुकिंग गुड, अब ठीक है, अब पैसा देंगे तो चलेगा, हमें परेशानी से भारत बहुत परेशान करता है। तो ये कहानियाँ हैं।
आई बात समझ में? तो इस तरह से अब आप से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ मेरे भाई, जरा ईमानदारी से बताइए, यहाँ जलंधर पंजाब में गाड़ी वाड़ी चलाते हो, ठीक है, पुलिस वाला हाथ देता है, पहले तो रुकते कैसे हो? और फिर जो रुक भी जाते हो तो करते क्या हो? फ़ोन निकाल के। और फिर उतर भी जाते हो तो फिर हाँ जी डन, ये हाँ जी ये क्या है? डन डन डन, आओ श्रीनगर चलते हैं। सामने फौजी खड़ा है, नाका लगा है। मेरा पहला सवाल, फ़ोन निकालोगे? पता है कि किसको फ़ोन करना है? दूसरा सवाल, वो जब आपको कह रहा है कि डाउन, शीशा डाउन, तो अंदर से पूछते हो? बटन ढूंढते हो अपनी गाड़ी में, 15 साल पुरानी गाड़ी में बटन फिर डाउन करते हैं। फिर जब डाउन करते हैं, यस सर, लाइसेंस। इससे उसने ये बताया कि लाइसेंस तो बस वैसे ही मांग लिया है, ढूंढ कुछ और ही नहीं तुझ में। तो लाइसेंस दे रहे हैं, वो पूछ रहे सर क्यों क्यों मे आई आस्क, क्यों रोका? सर हम तो सही है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, चुप करके लाइसेंस दिखाओ, बाकी चीज़ें दिखाओ और इधर साइड में हो जाओ। क्यों? कुछ नहीं, हो जाओ, कॉन्वॉय आ रहा है पीछे से, 15 मिनट बाद छोड़ देंगे, उसको निकलने दो, दैट्स ऑल। आई बात समझ में? जलंधर में रहते हो, यहाँ से ठीक 3.5 किलोमीटर दूरी पे जलंधर कैंट है। सफाई कैसी है? कैसे घूमने जाते हो ना? अच्छा, ठीक जलंधर का कैंट खत्म होते ही कॉन्वेंट वाली रोड आ जाती है, डिफेंस कॉलोनी। हालात क्या है? किधर कौन कौन से पैकेट गिरे मिल रहे हैं? कैंट में क्यों नहीं है? कौन है वहाँ पे? तो कहानी ये है कि जब डंडे चलते हैं तब आदमी थोड़ा सेट रहता है, सिस्टम ये है। तो करप्शन भी घट जाती है। क्यों कैंट की सड़कें साफ हैं? एकदम तालीम से, एकदम टीम से बंदे पहुंच जाते हैं सुबह सुबह 4 बजे लेके झाड़ू, क्योंकि सुबह सुबह बैरिकेड हटाने हैं, वहाँ पे वॉक का टाइम है लोगों का, एकदम हटाने हैं, एकदम खोल दो, पार्कें साफ कर दो पूरी सारी, माहौल साफ, फुटपाथ रंग दो पूरे काले पीले में। गाड़ी गुड़ी को ठुक गई तो पूछा जाएगा कि ऑफिसर कौन था, किसके जिम्मे था ये? फुटपाथ पे रंग नहीं था, एक्सीडेंट हो गया, जवाबदेही तय की जाएगी। यहाँ पर आदमी आ ही नहीं रहा है, 3 दिन बीत गए हैं, सब पूछ रहे हैं झाड़ू वाला आया? वो आया तो पूछ रहे हैं, कहते आया नहीं। जो तेरी सरकार को गालियाँ, सरकारां दिंदियाँ की या साडा कर दिए की या रुले पे असी? तो आप पूछ रहे हैं कि अच्छा इसलिए आज क्यों आ गया? फिर आज क्यों आ गया? ना ही आता, परमानेंट ही चला जाता। आ गए हम, मार रहे हैं और की करिए हम किसी तरह। तो दिस इज अ थिंग। बस डिपो पे करप्शन चल रही है, राशन की दुकान पे करप्शन चल रही है, जल विभाग में करप्शन चल रहा है, बिजली विभाग में करप्शन चल रहा है, सड़क निर्माण विभाग में पीडब्ल्यूडी में करप्शन चल रहा है। और फिर मांग रहे हो तरक्कीशुदा मुल्क। तरक्की हो रही है ना, मुल्क की नहीं, इंडिविजुअल्स की, उनके जेब में पैसा जा रहा है, पर वो अनअकाउंटेड है, काला धन। अकाउंटेड होता तो स्लैब लगती 5%, 10%, 15%, 20%, और वो पैसा इकट्ठा होता, आप लोगों की जेब में आता, सरकार खर्चा करती, अगर सरकार भी भ्रष्ट ना होती तो इस तरह से इस बात को जरा विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है कि बहुत डिफरेंस आ जाता है जब आप एक सिविलियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, जब आप एक मिलिट्री गवर्नमेंट की बात कर रहे हो। बहुत डिफरेंस आ जाता है जब पावर स्ट्रक्चर सिविलियन कंट्रोल्स में हो या मिलिट्री कंट्रोल में हो। देयर इज अ बिग डिफरेंस। इट डिपेंड्स कि मिलिट्री के पदों पे जो लोग बैठे हैं वो इस स्ट्रक्चर का यूज मुल्क के लिए लेना चाहते हैं या अपनी निजी तरक्की के लिए लेना चाहते हैं, ये भी एक बात है। तो पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो गया, मिलिट्री स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हो सकता था मुल्क के लिए भी, पर इस्तेमाल किसी और चीज़ के लिए हो गया। अब बड़े बड़े कई एकड़ों में घर है, नई नई कॉलोनियाँ बनी हैं, सब कुछ है, लेकिन बाकी के जनता का हाल क्या है, ये भी बड़ा सवाल है। पर ओवरऑल ये मैं मानता हूँ कि पीरियड बहुत कट शॉर्ट हो जाता है। नियम झट से बना, झट से लागू हुआ, फरमान जारी, कल से फॉलो। कोई कुछ बोल रहा है, कुछ कर, मीडिया वाला लेख लिख रहा है, आराम से पूछेंगे कि आपको दावत दी गई है, आज आ जाइएगा। कहेंगे नहीं, मैं तो अभी रात को आर्टिकल लिखना है। उसी के लिए दी गई है, वहीं पे लिखेंगे, हवेली पे आइएगा, दस्तरखान सजा है आपके लिए। मैं थोड़ा हाजमा ठीक नहीं है, उसी के लिए दी है, हाजमा ठीक करना है आपका, आ जाइए। अब इसके बाद कहेंगे तो वो फिर कहेंगे कि आना नहीं चाहते, चलिए ले जाइए। दैट्स द थिंग।
लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि पत्रकार को किसी को तलब किया गया हो, ऐसे कोई समस्या या कोई ऐसी चीज़ अरेस्ट हुई हैं, होती हैं, उन पर सवाल भी खड़े होते हैं, वो भी एक मैटर ऑफ डिस्कशन है। लेकिन बाय एंड लार्ज मीडिया इज़ रिपोर्टिंग, वो तो अब मीडिया तय करे कि उसके इंटरेस्ट क्या है, बट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन मीडिया को उसने सारा स्पेस दिया हुआ है, मीडिया इज रिपोर्टिंग। सो दैट इज अ डिफरेंस। सो वो ये कह रहा है कि इन पाकिस्तान मिलिट्रिस्ट पावर स्ट्रक्चर इज डोमिनेटिंग, दैट्स द वन थिंग। और फिर चाइना में क्या है, इन चाइना कमांड इकोनॉमी इज द डोमिनेंट एलिमेंट, द इकोनॉमी इज कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी कौन सी होती है, वही पब्लिक इकोनॉमी, जो स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी को हम इकोनॉमी में कमांड इकोनॉमी कहते हैं। स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, एक होती है मार्केट इकोनॉमी, जिसमें कौन कंट्रोल करता है, द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और जो कमांड इकोनॉमी होती है उसमें मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई नहीं कंट्रोल करते हैं, जो कमांड्स आ रही हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को, एसओईज। पाकिस्तान में चाइना में इन्हें स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस कहते हैं, एसओईज। इंडिया में इन्हें कहते हैं पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, या पीएससीज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो चीन में कहते हैं एसओईज। तो एसओईज क्या हैं, वो सरकार के द्वारा ओन की जा रही, कंट्रोल की जा रही ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और वो कंट्रोल कर रही हैं इंडस्ट्री को, वो कंट्रोल कर रही हैं एग्रीकल्चर को, वो कंट्रोल कर रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को। सो दे आर कंट्रोलिंग each and every sector of the economy. Okay, the organizations which are controlling each and every sector of the economy, those organizations are being owned and controlled by the state. तो state owned enterprises, तो फिर whatever state will command, जो कमांड स्टेट देगा कि किस क्वालिटी का आर्टिकल बनेगा, किस कीमत पर रॉ मटेरियल उठाना है या रॉ मटेरियल बिकेगा, किस क्वांटिटी में आर्टिकल बनेगा, किस बाजार में बिकेगा, किस कीमत पे बिकेगा, किस किस दिन बिकेगा, किसको कितना बिकेगा, ये सब तय किया जा रहा है। ये कमांड इकोनॉमी है। इकोनॉमी इज अंडर हैवी कमांड। सो अबाउट द प्राइजेस देयर इज कमांड, प्राइस ऑफ इनपुट दैट इज प्राइस ऑफ परचेज, और प्राइस ऑफ सेल दैट इज प्राइस ऑफ आउटपुट, इट इज डिसाइडेड। क्वांटिटी डिसाइडेड, इट इज अंडर कमांड। Customer target groups, it is under command, it is decided. Trade, international trade, yes or no, it is under command, it is decided, it is under instructions. Okay, tariff under command, under instructions. Which sector we need to develop or not, it is under command, it is under state. So कौन सा सेक्टर इकोनॉमी का वर्क करेगा, स्कूल कॉलेज में बच्चों को क्या पढ़ाना है, कौन से लोग चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, किसी ने बोला पेंटर बनना है, दावत पे बुलाओ, वहीं दावत पे बुला लेंगे। कोई कह रहा है मुझे म्यूज़िक का बड़ा शौक है, मेरे दादाजी सुना करते, वो पुराने वाले थे दादाजी बेटा, रेवोल्यूशन के पहले वाले, अब बदल जाओ, अब तुम किसी के दादाजी बनोगे और वो ये कहेगा कि तुमने देश के औद्योगिक विकास में इतना योगदान दिया। कहते लेकिन फिर भी मेरे अंदर म्यूज़िक का ही है, कहते दावत पे। तो जो भी कोई नहीं समझ रहा है उसको दावत पे बुला लिया जाएगा, और यह दावत बड़ी अदावत है, याद रखिए। तो बहुत बात यही है कि क्या पढ़ोगे, क्या बनोगे, क्या प्रोड्यूस करोगे, कितना प्रोड्यूस करोगे, क्या बनाओगे, किसके लिए बनाओगे, हम कमांड करेंगे। इट इज अ कमांड इकोनॉमी। तो फंडामेंटल राइट कहां हैं बताइए, कितने हैं लीगल राइट्स बताइए। स्टेट और स्टेट के लेवल पे इंस्टीट्यूशंस सुने दिखे, स्टेट मीडिया के अलावा कोई मीडिया हो तो बताइए, कितनी को खबरें, कितनी की रिपोर्टिंग देखते हैं आप। भारत में हुई आगजनी, भारत में हुआ धरना प्रदर्शन, भारत में हुआ शाहीन बाग, भारत में हुए किसानों के आंदोलन, एवरी सेकंड अल जजीरा से लेकर के CNN से होते हुए BBC तक दुनिया के हर चैनल पर था। चाइना कितना का देखा है आपने चैनलों पे, थोड़ा जानना चाहता हूं। चाइना में किस फिल्म की शूटिंग देखी हो बताइए। मतलब सब कुछ इतना बेहतरीन, कोई प्रोटेस्ट नहीं करना चाह रहा, कोई विरोध नहीं करना चाह रहा, कोई कुछ नहीं करना चाह रहा। हांगकांग में हुए थे अभी पीछे, जब हांगकांग को चीन में मिलाने के वो करार उनका समय पूरा होते को आ रहा था, तो हांगकांग में हुए थे वो चीज़, तो उसका नतीजा क्या निकाला गया था, रिजल्ट क्या आया था, दैट्स अ मैटर ऑफ क्वेश्चन। तो सवाल ये खड़ा होता है, और वो भी आज के दौर की बात कर रहा हूं मैं, उस चाइना की बात नहीं कर रहा हूं जो किताब में गिवन है। उस समय में आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, सोचो उस समय में डेमोन्स्ट्रेट और प्रोटेस्ट का ताकत थी कि नहीं थी, वो अभी पता लग जाएगा जब मैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड पढ़ाऊंगा। आपको समझ आ जाएगा दुनिया कहाँ खड़ी हुई थी, और ये उस वक्त का भारत है जिस वक्त के भारत में उस समय में
उन उन लोगों को भी कैबिनेट का सदस्य बना लिया जाता था जो शायद जीते नहीं थे, हारे थे, और वो इसलिए बनाया जाता